हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके 29 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आपको दोस्तों यहां से पता चलेगा कि किस टाइप इसको सॉल्व करना है और इसका हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में। तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक टाइप के पैटर्न के जो भी सवाल होंगे उसको आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वीडियो मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको बताते चले कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है, इसको पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और सिर्फ नीचे जो है यानी हर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए 2 - √5 इसको पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। 1/√2 इसको ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और पाई तो दोस्तों अपरिमेय होता है। यहाँ तक कि पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय हो जाएगा, पर पाई जो है अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा कौन, 2/7 आपको देख के लग रहा हो कि ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि देखिए 7 √7 यहाँ पर अगर रूट और रूट को काट देंगे तो कुल मिलाकर देखिए पी बाय क्यू यानी अंश और हर के रूप में हम लोग 2/7 को लिख सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड बोला गया शून्य क्या है। तो शून्य दोस्तों एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, तो इसका एक रूल है कि क्यू को जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो शून्य बाकी एक परिमेय संख्या हो, यानी कि आप 3/0 अगर कर देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। वही आपका जीरो ऊपर रह जाए और 3 नीचे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे तीसरा नंबर बोला गया है 0.3 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बोला किसके बराबर है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जितना भी ऑप्शन दे रखा है इसको बनाने के लिए तो बहुत डिटेल विधि है। डिटेल विधि क्योंकि एक अंक पर बार लगा है तो दोनों ओर से हम लोग 10 से गुना कर लेंगे। ठीक है, इसको मान यानी कि आप देखिए 0.3 दिया है ना, बार लगाओ तो 3 दिया, यानी कि जो ऑप्शन हम लोग का भागा देंगे, भागा देने के बाद जो ऑप्शन अगर इस चीज़ को फुलफिल करेगा तो हम लोग बोल देंगे वही ऑप्शन सही है। तो 1/3 है ये वाला, तो हम लोग 1 को भागा लगा देते हैं 3 से। सबसे पहले जीरो लगाना होगा और यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ बचेगा 1, फिर एक जीरो बैठाएंगे 3 तिया 9 और फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे 3 तिया 9। तो कुल मिलाकर देखिए आप बार बार 0.3 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है करेक्ट होगा। अब आगे बोला गया चौथा नंबर पे कि 1/√2 का परिमेयकरण करना है। तो रूट परिमेयकरण कैसे होता है, यही चीज़ को हम लोग को यहाँ ऊपर लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए 1 और √2 को गुना करेंगे तो √2 होगा और नीचे √2 कितना हो जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो √2/2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2। एक बात और है कि परिमेयकरण में ऐसे भी एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। मान के चलिए यहाँ √2 और माइनस का √6 था और फिर उसका परिमेयकरण करना था, तो यहाँ पर आपका साइन जो है चेंज हो जाएगा, √2 और प्लस √6/√2 प्लस √6। तो यहाँ पर साइन जो है चेंज हो जाता है। चलिए अब हम लोग पाँचवां क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवां सवाल जो हम लोग के पास है वो बोला गया 36 का पावर 1/2 है, इसका मान क्या होगा। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 2, क्योंकि 6 36 होता है, 6 का पावर 2 और बट्टे 1/2 रहेगा यहाँ मल्टीप्लाई बाय। तो 2 और 2 कट जाएगा, 6 का पावर बचा 1, यानी कि कुल मिलाकर 6 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा 3। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन हम लोग के सामने कि 64 का पावर 1/2 बोला गया। तो 64 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, 64 को लिख सकते हैं हम लोग 8 का पावर 2। ठीक है, 8 8 64 होता है तो 8 का पावर 2 गुना 1/2 भी कर सकते हैं, 2 2 कट जाएगा, 8 का पावर 1, यानी कि कुल मिलाकर 8 का पावर 1 8 बनेगा, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे बोला गया निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर बहुपद नहीं है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हम लोग को 2-3 चीज़ जानना जरूरी है, जो आपको पिछले वीडियो में बताया। जो जो ऑडियंस जो है, जो स्टूडेंट पिछले वीडियो सारे देख रहे हैं उसको पता होगा। तो बहुपद के लिए हम लोग को चाहिए चर और अचर। ठीक है, 2 चीज़ अच्छे से चाहिए, चर और अचर। चर कौन होता है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होता है उसको चर कहते हैं। बाकी 1 2 3 इस तरह का डिजिट अगर होगा तो उसको हम लोग अचर कहेंगे। तो चर और अचर आप समझ गए। अब देखिए बहुपद क्या होता है। पहला तो बहुपद ये होता है, मान के चलिए 3x का पावर 2 इस तरह का अगर रहेगा, माइनस रह जाएगा, अगर घात जो होगा चर का घात अगर माइनस हो जाएगा तब वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक कि चर अगर बट्टे में होगा, जैसे आपको दे दे कि मतलब कि 5 ऐसा दे दे ऑप्शन कि 5/2x, अगर ऐसा दे दे तो चर यहाँ पर बट्टे में हुआ, तो बट्टे में अगर हो गया ये भी नहीं होगा। और अगर आपका चर जो है यानी कि √x या √y के रूप में अगर आ गया तो भी बहुपद नहीं होगा। यानी बहुपद होने के लिए चर की घात को भी क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, जहाँ ना कि रूट में होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कौन सा बहुपद नहीं है बोला है। तो देखिए 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है।
ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि देखिए चर तो रूट में नहीं है, यहाँ आपका डिजिट जो अचर जो रूट में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50, तो ये भी यहाँ पर चर है। तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा, चर नहीं होगा, क्योंकि मतलब बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर जो है यहाँ पर क्या है, चर आपका बट्टे में, चर को बट्टे में नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बोला गया 8वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहु देखिए, इसमें तो 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, इसमें अकेला घात है, रैखिक बहुपद है ये। लेकिन यह आपका है त्रिघाती, यानी कि 3 घात वाला बहुपद, यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन है। आगे 9वां नंबर है कि बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है। देखिए बोला गया 2 + x² और प्लस का x, इसमें बोला x² का गुणांक, तो x² यहाँ और x² के आगे किस चीज़ से गुना किया गया है, यहाँ देख के तो कुछ नहीं लग रहा है, तो x² को 1 से गुना किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा 2। उसके बाद बोला गया है px = 2x + 1 के शून्य क्या है। तो 2x + 1 और शून्य निकालने के लिए 0 लगाना होता है। 2x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1 और बट्टे का 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, -1/2, तो 2 नंबर। अब अगला सवाल देखेंगे, बोला गया है x + 1 से 3x³ + x + -1 को भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा हमको। तो हम लोग को दे दिया 3x का पावर क्यूब और प्लस का x और माइनस का 1 दिया है, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ x + 1 दिया है, शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, x बराबर -1 होगा। यानी जहाँ जहाँ जो समीकरण है, जो भी समीकरण है वहाँ हम लोग को क्या लगाना है, तो वहाँ हर जगह हम लोग को लगाना है -1। तो देखिए 3x का पावर क्यूब बोला है, तो -1, ठीक है, ये सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, तो 3 और गुना -1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ माइनस का 1 होगा, और फिर यहाँ -1 दे रखा है, यहाँ -1 तो पहले से दिया है, तो 3 और -1 का क्यूब जब निकालेंगे ये भी -3 होगा, तो -1 होगा, -1 को 3 से गुना करेंगे -3 प्लस -1 और यहाँ पर -1, तो -3 -4 -5 कुल मिलाकर -5 बनेगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। अब आगे 12वां सवाल है, बोला है कौन 2 चर का रैखिक समीकरण। 2 चर यानी कि x, एक में x होना चाहिए, प्लस बीच प्लस हो, y हो, प्लस हो, माइनस हो, भागा हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ हमको चर 2 चाहिए। तो देखिए x और 2y का 2x और y 2 का 2 ठो चर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है 2 चर। आगे हम लोग सवाल देखेंगे, बोला गया x - y बराबर 2 का क्या हल है। तो समीकरण दे दिया x - y और बराबर का 2 हल निकालना है, ठीक है, बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर बैठा के देखिए पहला होता है x, दूसरा होता है y, तो 2 में से गया 1, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, देखिए x का मान दिया 4 और y का मान दिया 2 और बराबर 2, देखिए 4 में से 2 गया 2 और इधर भी 2, यानी LHS और RHS बराबर हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आगे बोला 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। देखिए 2 चर बोला है, मान के चलिए आपको दे दिया समीकरण 2x + 3y और बराबर का 10, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x कुछ मानेंगे तो y का मान अलग आएगा, y कुछ मानेंगे x का मान अलग आएगा, तो जो भी 2 चर का समीकरण होता है उसके अनंत हल होते हैं, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका, 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनंत। आगे देखेंगे, आगे 15वां क्वेश्चन हम लोग के पास बोला है बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश समझने के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ठीक है, कार्तीय तल को समझना पड़ेगा, x होता है, ये y होता है। बाकी अगर आप बात करें, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। अब देखिए -3 और -5 बोला है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहला चतुर्थांश जो होता है बच्चे, इसको दूसरा पेन से देखते हैं। पहला जो चतुर्थांश होता है आपका, ये होता है प्लस कोमा प्लस का, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश जो होता है ये माइनस कोमा प्लस का होता है। उसके बाद अगर तीसरा का बात किया जाए तो तीसरा दोनों माइनस होता है और चौथा जो होता है प्लस और माइनस होता है। अब यहाँ देखिए बोला है कितना, -3, -5 बोला है, ठीक है, -3, -5, तो माइनस एक्स में भी माइनस है और वाई में भी माइनस है, तो ये आपका किस में, चतुर्थांश थर्ड में। बाकी अगर पहला प्लस बोल दे दूसरा माइनस बोल दे तो ये हो जाएगा चतुर्थांश 4 में, पहला प्लस दूसरा भी प्लस बोल दे तो वो चतुर्थांश 1 में हो जाएगा, और पहला अगर x माइनस दे दे और y आपको प्लस दे दे तो हो जाएगा चतुर्थांश 2 में। यहाँ तो दिया -3 -5, तो ये आपका दोनों माइनस में है, इसलिए चतुर्थांश थर्ड में होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा तृतीय हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, तो 15 नंबर। ये 15 नंबर तो हो गया ना, हाँ 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखेंगे, बोला है बिंदु C का निर्देशांक क्या है। तो बिंदु C आप पकड़ लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, दूसरा y का लिखते हैं। x में जाएंगे तो -5 मिलेगा यहाँ पे, और y में हम लोग को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो -5, 2, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, -5 और 2।
आगे अब देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 17 नंबर पे बोला गया 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। संपूरक, तो संपूरक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से 105 को, तो आ जाएगा कितना आपका 75 डिग्री, यही हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं। देखिए अगर दो कोण मिलाकर 90 हो तो उस कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको समकोण कहते हैं। ठीक है, यदि दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री हो तो उसको समकोण कहा जाता है। आगे है आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है। आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। सरल रेखा, देखिए सरल रेखा दे रखा है ना, ए ओ बी एक सरल रेखा है। आपको पता है कि सरल रेखा में कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। ये आपको सरल रेखा दे दिया है, और यहाँ देखिए सरल रेखा में 180 तो बनता ही है। अब पहला कोण जो है आपका दे दिया 82, तो दूसरा कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, 180 में से 82 घटा देंगे, 10 में 2 गया 8, और यहाँ बचा आपका कितना 17, 17 में 8 गया 9, यानी कि 9 8 17 98 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 20 नंबर बोला गया है कि आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर, और त्रिभुज का अंतः कोणों के बराबर में कितना दे रखा है, यहाँ पे बाहर दे रखा है। तो अंतः कोण अगर जोड़ेंगे तो 20 और 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आप इसका थ्योरी में पढ़ोगे कि अंतः कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। अंतः कोण का जो भी योग होता है, इसके अंदर का जो कोण होगा ये बाह्य कोण के बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसको दोनों को जोड़ के अगर 100 हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 20 और 80 आपको दे रखा है, तो 20 और 80 100 हुआ, तो इसका मतलब कौन सी कितना होना चाहिए, कौन सी आपका 80 होना चाहिए। और जब कौन सी अच्छी होगा तो आप देखिए यहाँ पे एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, 180 का। तो जब 80 बन गया है तो बाकी कितना रहेगा दोस्तों, ये 100 ही रहेगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। अब आगे 21वां क्वेश्चन पूछा गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। सर्वांग समता कैसे दिखाएंगे, तो सर्वांग समता दिखाते हैं हम लोग ऐसे साइन से। अब बोला इसके कसौटी कौन नहीं है। देखिए साइड एंगल साइड ये तो होता ही है, एंगल साइड एंगल ये भी होता है, फिर साइड 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 ये भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो आपका साइड साइड एंगल नहीं हो पाएगा, यानी कि साइड साइड एंगल जो है नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखिए 23वां नंबर बोला है, कोण ए बराबर कोण पी दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, और ए बी बराबर पी क्यू दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको दोस्तों हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, देखिए कोण ए के बराबर कोण दिया है, पी दिया है, तो कोण ए के बराबर कोण पी यहाँ देख लेते हैं। फिर कोण बी के बराबर कोण क्यू दिया है, और आपका दे दिया ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, ए बी बराबर यहाँ दे दिया पी क्यू, तो आपका यही ना हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे 24वां नंबर देखेंगे, बोला एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग। एक चतुर्भुज है दोस्तों, ठीक है, इसके तीनों कोण 3 कोण दे रखा है, तो 110 दे दिया है ये वाला, फिर ये आपका 82 दिया है, और ये आपका 68 दिया है। तो हमको चौथा कोण चाहिए था, चौथा कोण। चौथा कोण कितना होगा, तो त्रिभुज या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना, 360 डिग्री। और यहाँ पर जो दोस्तों 360 में से हम लोग घटा देंगे किसको, तो 110 82 और 68 को जोड़ के घटा देंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं, 110 डिग्री दिए बोला है, फिर 82 डिग्री बोला है, फिर 68 डिग्री बोला है। 8 में उसका 0 हाथ बाकी 1, 814 15 16 का 6 हाथ बाकी 1 और 1 2, 260 डिग्री है यहाँ पे, और 360 डिग्री होता है पूरा, तो 260 घटा देंगे, बच जाएगा कितना, 100 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा 1, 24 का हो जाएगा 1। आगे हम लोग देखेंगे, आगे 25वां है, बोला एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 135 डिग्री है, तो कोण बी का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे, तो समांतर चतुर्भुज आपका इस तरह से होता है। यहाँ बैठा देंगे मान, सीरियल मान बैठाना है ए बी सी डी, और क्या बोला कोण डी जो है आपका कितना दे रखा है, 135 डिग्री दे रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि आमने सामने का जो कोण होता है, आमने सामने का जो बराबर होता है, आमने सामने का जो भुजा होगा मतलब कोण होगा, तो कोण डी के सम्मुख कोण में कौन है, कोण बी है। ठीक है, आमने सामने का कोण है ये, तो अगर ये 135 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, 135 ही हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछता कि कोण ए दे रखा है और कोण सी कितना होता है, तो कितना हो जाता, तो फिर हो जाता आपका 135 दिया देता, तो ये भी 135 होता है। लेकिन एक बात और यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोण डी दे दिया और पूछ दे कोण ए कितना होता है, तो जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसका आसन कोण कितना होता है, 180 का होता है, तो ये 135 होता है, 180 में से घटा देते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो लंब होते हैं। सम चतुर्भुज जो होते हैं उसके विकर्ण दोस्तों वो लंब होते हैं। आगे बोला एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही आधार और एक ही, तो देखिए एक बनाते हैं इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और यहाँ से बोला एक ही आधार और एक ही थी पे मतलब कि एक ही
क्या बोला है, समांतर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं बराबर। ठीक है, एक ही समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बनने वाले समांतर चतुर्भुज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब अगला देखेंगे, बोला गया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखा है, विकर्ण आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 और गुना उसके विकर्णों का गुणनफल, बोल सकते हैं विकर्णों का गुणनफल। यहाँ लिखाने में बड़ा दिक्कत है, विकर्णों का गुणनफल ये हो जाएगा, ये विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, विकर्ण का गुणनफल कौन होगा 5 और विकर्ण दे रखा है 14, तो 2 सतह 14 काट देंगे, कुल मिला के 7 बचे आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 1 ही सही होगा। आगे बोला एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए और कोण सी, एक चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज कौन होता है, तो जब वृत्त के अंदर में चतुर्भुज होगा, जैसे अब वृत्त के अंदर में अगर चतुर्भुज होगा ऐसे, ठीक है, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। मान के चलिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी हो गया, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण सी बोला है, ठीक है, तो आमने सामने का कोण मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण मिलाकर 180 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 30वां क्वेश्चन, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखिए वृत्त के सबसे बड़ी जीवा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वृत्त में बहुत सारी जीवा है, तो जो सेंटर से भी जीवा जाता है यानी केंद्र से आता है, मान के चलिए ये गया होगा केंद्र से, तो सबसे बड़ा ये होगा, और सबसे बड़ा जीवा को डायमीटर यानी व्यास बोला जाता है। आगे बोला गया पटरी और प्रकार की सहायता से इनमें कौन सी रचना संभव नहीं है यहाँ पर, तो 22.5 डिग्री के कोण का रचना संभव नहीं है। आगे बोला गया है हेरोन का सूत्र जो है कौन सा, हेरोन का सूत्र, हालांकि देखिए आपका 31 नंबर जो सवाल दे रखा है ना हटा दिया गया है। आगे बोला है 32 नंबर में हेरोन का सूत्र क्या है, तो हेरोन का सूत्र होता है √(s), s-a, s-b और s-c, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 33 नंबर बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या है। देखिए परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 122 मीटर इधर था, ये 120 मीटर था और ये आपका 22 मीटर था, सबको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे 122 को जोड़ेंगे, 122, 120 और 22, तो 22 22 कितना हो गया, 22 22 44 और 20 64 और 1 2 264 सेंटीमीटर हो जाएगा, 264 मीटर हो जाएगा, मीटर यहाँ पर 264 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर अर्ध परिमाप बोलता तो फिर हम लोग को एस निकालना पड़ता, यानी कि अगर हेरोन के सूत्र में क्षेत्रफल निकालने बोला, क्षेत्रफल निकालने बोला तो एस आपको निकालना ही पड़ेगा। बोल, तो अब देखते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल। 34 नंबर में बोला गया एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, तो हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है दिया हुआ है क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हम लोग को 60 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, तो 3a बराबर कितना हो गया 60, और हम लोग ए निकालेंगे यानी भुजा निकालेंगे, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 20, यानी कि ए बराबर आपका 20 आ जाएगा। और वैसे भी समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा का मान क्या होता है, बराबर होता है, तो 60 दिया है और तीन भुजा होता है, तो आप 20-20 में बांट सकते थे, इससे भी आपको बन सकता था, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे बोला है 35वां नंबर की एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसका आयतन निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे कि घन का क्या दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हम लोग को 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर हम लोग बैठा देंगे कितना 96, और a² अगर निकालेंगे a² बराबर तो कितना आ जाएगा 96/6, यानी कि 16 चौक 96 आ जाएगा, यानी कि आ गया हम लोग के पास a² बराबर कितना 16 आ गया। अब a निकालेंगे तो √16 होगा प्लस माइनस, यानी कि आपको a बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया, तो हम लोग को भुजा मिल गया 4, ठीक है, a बराबर हम लोग को 4 मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग को निकालना है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी a का क्यूब, यानी 4 का यहाँ पर क्यूब निकालेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 64 सेंटीमीटर हम लोग का क्यूब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 3 है। कभी कभी आपको बढ़ाने के लिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे देगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जब भी 3D हम लोग 3D एनिमेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसलिए आपको घनाभ हो गया, गोला हो गया, ऐसा में क्यूब होता है आयतन। बाकी अगर 2D का बात किया जाए, जैसे आपका वर्ग दे दे, आयत दे दे, चतुर्भुज दे दे, ये सब जो होता है वहाँ पर आपका स्क्वायर में होता है आयतन। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोला गया एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन दे रखा है
और एक बेलन का बोला है कि त्रिज्या, त्रिज्या आपका यहाँ पे r हो जाएगा और बोला ऊंचाई h है। तो इसका वक्र पृष्ठ मतलब बाहर का बात बोला है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाता है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट बोला गया 37 नंबर की एक शंकु जिसकी ऊंचाई h है, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई का बात अगर किया जाए तो ऊंचाई आपका h है। उसके बाद ऊंचाई आपका, अच्छा एक सेकेंड, एक शंकु है ना, एक शंकु है, एक शंकु है, इसका ऊंचाई का बात किया जाए, ऊंचाई का बात किया जाए तो h है। उसके बाद r बात किया जाए त्रिज्या है और तिर्यक ऊंचाई l है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो इसका आयतन बोला है, इसका आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी ऑप्शन नंबर जो है थर्ड हो जाएगा 37 का। आगे 38वां क्वेश्चन है, बोला एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोला हम लोग बना लेते हैं। बोला गया क्या, एक अर्धगोला है, तो एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। जब कुछ नहीं बोलेगा तो आपको वक्र समझना है, और अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो वो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद आगे है, और अगर यहाँ आयतन पूछता कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो वो होता है 2/3 पाई r स्क्वायर, ये पाई r क्यूब होता है, और यहाँ पर अगर पूरा पूछा जाता है तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर देखेंगे, बोला एक वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा क्या है। उच्च सीमा का बात बोला है, इसलिए 10 और 25 में उच्च कौन है, 25 है, इसलिए उच्च सीमा 25 हो जाएगा। और निम्न सीमा का बात करता है तो 10 होता है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 25। और आगे लास्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, यानी प्रतिदर्श समष्टि जो हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस कितना होगा, तो हेड होगा एक ठो और एक टेल होगा। एक बार उछाला गया ना, तो या तो हो सकता है हेड आएगा या टेल आएगा। अब बोला चित आने की प्रायिकता क्या है, तो चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यानी एक बार हेड आएगा या तो एक ही बार ना टेल आएगा। तो एक बार आ गया और टोटल कितना है 2 होता है, इसलिए आपका इसका प्रायिकता कितना हो 1/2। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर लिया मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे डिटेल में। तो इसी प्रकार अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अटैच कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। और अभी आपको 29 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत से अच्छे वीडियो आएंगे। इसमें से सोशल साइंस का तो कंप्लीट कर दिए थे, सोशल साइंस का आपका साइंस का और 3 से 4 वीडियो आने वाला है, ध्यान से देख लेना आप सभी को। हिंदी का आएगा और मैथ का आएगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश का भी आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के सारे वीडियो आपको 29 तारीख तक मिल जाएंगे, ठीक है, 29 और 30 तारीख तक। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सब एंजॉय ले रहे होंगे हमारे चैनल से और कुछ सीखने मिल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो।